हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब बैरिस्टर है। एक बैरिस्टर था महात्मा गांधी, जिन्होंने इस देश को आजाद किया। दूसरा बैरिस्टर था अंबेडकर, जिन्होंने इस देश का संविधान को बनाने का काम किया था। तीसरा बैरिस्टर है मेरा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आज मुझे कहता है बोले जाहिल है। अरे तौसीफ आलम मैट्रिक पास किया, मैट्रिक पास करने के बाद मुखिया बना दिया हमको 19 साल में। मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिला, 24 साल 25 साल में मुझे एमएलए बना दिया। मुझे पढ़ने का समय नहीं मिला, फिर भी मैं मैट्रिक किया हूं। लेकिन जिस नेता का बात करता है, जिसको मुख्यमंत्री बनना चाहता है, उसका डिग्री जानते हैं आप लोग? 9th फेल, 9th फेल। अरे मेरा नेता बैरिस्टर है, बैरिस्टर। इसीलिए नौजवान साथियों, अपने कंधे में लड़ाई लो। अगर चाहते हो कि इस देश में आपका हिस्सेदारी रहे, तो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत कीजिए। एनआरसी का मामला आता है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलेगा। 3 तलाक का मामला आता है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलेगा। धारा 370 खत्म किया जाता है तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलेगा। हिजाब का मामला आता है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलेगा। वक्फ संशोधन बिल आता है तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलेगा। ये सेकुलर वाले कहां चले गए थे? ये सेकुलर वाले जिस दिन वक्फ संशोधन बिल पारित हो रहा था, उस दिन आपका जो विपक्ष के नेता थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पार्लियामेंट से गायब था। और हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब अकेले नरेंद्र मोदी से आंख मिला करके, अमित शाह से आंख मिला करके लड़ने का काम किया। मैं ईमानदारी कहता हूं आपसे, उसी दिन का मैं लड़ाई देख करके हमने सोचा कि नहीं भाई, पहले मैं ईमान वाला हूं, उसके बाद एमएलए और एमपी हूं। हमारे लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब हर मसले पर आवाज उठाने का काम करता है। आपको याद है मौलाना असरार साहब क्या बोले थे 3 तलाक के मसले पर? मौलाना असरार साहब पार्लियामेंट में बोलना चाह रहा था, कांग्रेस ने बोलने के लिए नहीं दिया। कांग्रेस कहा कि नहीं, इसमें रंजीता रंजन भी बोलेगी। मौलाना असरार साहब रिजिड हो गए कि नहीं, मैं बोलूंगा, क्योंकि दीन का मसला में, 3 तलाक के मसले में मैं जानता हूं कि 3 तलाक कैसे होता है। मेरा हदीस का बात, मेरा कुरान का बात मौलाना असरार साहब भी जानते थे। पार्लियामेंट में एक अच्छे पढ़े लिखे उलमाए दीन थे, वो बोलना चाह रहा था, लेकिन कांग्रेस बोलने नहीं दिया। जब रिजिड हो गया मौलाना असरार साहब, तो मौलाना को बोला कि आप अगर बोलेंगे तो आपका सदस्यता चल जाएगा। व्हिप जारी कर दिया, कांग्रेस ने व्हिप जारी किया कि मौलाना असरार साहब पार्लियामेंट में नहीं बोलेंगे, रंजीता रंजन बोलेंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे दीन के मसले पर, हदीस के मसले पर, कुरान के मसले पर रंजीता रंजन क्या जानती है? रंजीता रंजन तो रामायण के बारे में जानेंगे, रंजीता रंजन जी महाभारत जानेगी, हमारा धर्म के बारे में हम जानेंगे, अपने धर्म के बारे में वो अपने धर्म जानेंगे। मैं उसका धर्म का कदर करता हूं, सम्मान करता हूं, उनका सारा जो मानते हैं उसको मैं सम्मान करता हूं। लेकिन याद रखिएगा, जब नहीं माना मौलाना असरार साहब, जब बोलने के लिए जा रहा था व्हिप जारी कर दिया और बोलने के लिए नहीं दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप सेकुलर पार्टी में हाजी साहब को जिता दीजिए, काजी साहब को जिता दीजिए, मुफ्ती साहब को जिता दीजिए, लेकिन उसको जब पार्लियामेंट में बोलने का बात होगा, जब विधानसभा में बोलने का बात होगा, तो अपने आका से पूछ करके बोलना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को कहने के लिए आया हूं, हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब बैरिस्टर है। एक बैरिस्टर था महात्मा गांधी, जिन्होंने इस देश को आजाद किया। दूसरा बैरिस्टर था अंबेडकर, जिन्होंने इस देश का संविधान को बनाने का काम किया था। तीसरा बैरिस्टर है मेरा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आज मुझे कहता है बोले जाहिल है। अरे तौसीफ आलम मैट्रिक पास किया,
मैट्रिक पास करने के बाद मुखिया बना दिया हमको 19 साल में। मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिला। 24 साल 25 साल में मुझे एमएलए बना दिया। मुझे पढ़ने का समय नहीं मिला, फिर भी मैं मैट्रिक किया हूं। लेकिन जिस नेता का बात करता है, जिसको मुख्यमंत्री बनना चाहता है, उसका डिग्री जानते हैं आप लोग? 9th फेल, 9th फेल। अरे मेरा नेता बैरिस्टर है, बैरिस्टर। इसीलिए नौजवान साथियों, अपने कंधे में लड़ाई लो। अगर चाहते हो कि इस देश में आपका हिस्सेदारी रहे, तो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत कीजिए। और हम लोग एकजुट होकर के, और जो कैंडिडेट आपके बीच में आया है वो कांग्रेसी नहीं है। पहली बार एनसीपी से लड़ा, दूसरी बार जेडीयू से लड़ा, तीसरी बार जन अधिकार पार्टी से लड़ा, चौथी बार कांग्रेस का सिंबल लेके आया है। उससे पहले कौन पार्टी है वो? जन स्वराज लेके घूम रहा था आपके बीच। मैं आपको बताने के लिए आया हूं, जनता पर विश्वास नहीं है उनको पार्टी पर विश्वास है। उनको पता नहीं है कि तौसीफ आलम को निर्दलीय जिताने का काम किया था। जनता चाहे तो किसी को भी आसमान में बैठा सकता है, और जनता ना चाहे तो आसमान से जमीन में बैठा सकता है। हमारे मुसब्बिर साहब को चाहिए था जनता का विश्वास जितना, ना के ये पार्टी वो पार्टी वो पार्टी वो पार्टी ला करके लड़ने का काम किया है। अभी इलेक्शन लड़ने के लिए बहादुरगंज कॉलेज का जमीन बेच करके इलेक्शन लड़ रहा है। बहादुरगंज कॉलेज का जमीन, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो एक हाथ से जूता लेना, एक हाथ से मेरा कलर पकड़ना। जिस कॉलेज में वो प्रोफेसर था, उस कॉलेज को 2 बीघा जमीन बेच करके इलेक्शन लड़ रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो एक हाथ में जूता लेना, एक हाथ में मेरा कलर पकड़ना। मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं, तौसीफ आलम पर 10 रुपया का आरोप नहीं है। तौसीफ आलम पर दल बदलू का आरोप नहीं है। तौसीफ आलम कांग्रेस में भी था तो डंके के चोट पर था, और मैं एमआईएम में भी आया हूं तो डंके के चोट पर रहूंगा। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों से दुआ का दरखास्त करूंगा कि अगर मेरा लाश भी उठे तो इस बैनर और झंडा के तले उठे, यही दुआ कीजिएगा। बहादुरगंज वाले ने मुझे 4 बार एमएलए बनाने का काम किया। मेरा कोई हैसियत नहीं था। जिस दिन हमने नॉमिनेशन किया था उस दिन हमको जेल में ठूस दिया गया था। अगर हमको आप लोग नहीं जिताते, बहादुरगंज वाला, टेरागाज वाला उस समय नहीं थे आप लोग, 1 बार नहीं 2 बार बहादुरगंज में पहले बनाया था, तो बहादुरगंज वाला जो है उस समय अगर हमको एमएलए नहीं बनाता तो शायद जेल से बाहर भी नहीं आ पाते। मैं तो बहादुरगंज विधानसभा के लोगों का अगर जिंदगी भर गुलामी करूं तो कम होगा। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर एहसान नहीं बल्कि कर्ज है, मैं कैसे कर्ज अदा करूंगा यही सोचते रहता हूं। मैं आप लोगों से विनती करने के लिए आया हूं कि 2010 में जब आपने मुझे एमएलए बनाया था तो टेरागाछ में कुछ भी नहीं था। 2020 तक हमने कोशिश किया कि टेरागाछ को सीधागाछ किया जाए। आपने इस 5 सालों में देखा मेरे अलावा किसी का काम नजर नहीं आता है। आपने इस 5 सालों में देखा जो भी हुआ वो मेरा काम है। नया आपने देखा है, नया बनाइएगा तो सीखते सीखते 5 साल लग जाएगा। आप जानते हैं ना कि कोई पीएचडी कर ले, कोई एमडी बन जाए, उसको ट्रेनिंग करने के लिए 6 महीना, साल भर, 2 साल ट्रेनिंग करना पड़ता है। तौसीफ आलम तो 15 साल ट्रेनिंग किया हुआ है। इसीलिए आज जिताएंगे, कल से काम चालू। हमने आपसे वादा किया, पहला काम बहादुरगंज से टेरागाछ रोड का काम करने का काम करूंगा, और आपका जो मान सम्मान है उसमें कभी आंच आने नहीं दूंगा। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, और आज लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, पदाधिकारी सेवक होता है। लेकिन आज उल्टा हो गया है, पदाधिकारी मालिक बन गया है और जनता को नौकर बना दिया है। मैं आप लोगों से वादा करने के लिए आया हूं कि तौसीफ आलम जीतेगा तो जनता को फिर मालिक बनाएंगे और भ्रष्ट पदाधिकारी को फिर सेवक बनाएंगे। यही आपसे वादा करने के लिए आया हूं, और आपको यही कहने के लिए आया हूं कि 10 साल आपके बीच रहा हमने, 10 साल एमएलए रहा। इस 10 सालों में अगर हमसे कोई गलती हुआ है उसके लिए मैं माफी मांगने के लिए आया हूं।
उसके लिए मैं माफी मांगने के लिए आया हूं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप 10 साल के अंदर कोई गलती अगर हुआ था तो वो माफ करेंगे और फिर मुझे सेवा करने का मौका दे। इंशाअल्लाह तौसीफ आलम कभी आपसे गद्दारी नहीं करेगा। तौसीफ आलम का खून में गद्दारी नहीं है। मेरा परिवार राजनीतिक में 2070 से है। 2070 में मेरा पिताजी मुखिया बना था। 2090 तक 1970 से 90 तक मेरा पिताजी मुखिया रहा। 2000 से लेके 2001 से लेके 2005 तक हम मुखिया रहा और 2005 से मेरा छोटा भाई तौफीक आलम वो अभी तक मुखिया है। हमारा परिवार राजनीतिक है। हम पब्लिक से गद्दारी नहीं कर सकते हैं। मेरा खून में गद्दारी नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जिस पार्टी से हमारे कांग्रेस प्रत्याशी हैं आज उसको अगर जिता भी देते हैं महागठबंधन के नाम पर, क्या पता कल जेडीयू और बीजेपी को 2 सीट 4 सीट घट जाएगा तो क्या पता कहीं जेडीयू में फिर चले नहीं जाए। यही कहने के लिए आपको आया हूं। 5 साल आपने पीछे किया, फिर दोबारा गलती मत कीजिएगा। एमएलए तौसीफ आलम कल भी आपका था, आज भी है और कल भी रहेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हिंदू भाई को नमस्कार।